सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पार्लियामेंट रहता है। और पार्लियामेंट से हम हर साल देखते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाते हैं। और सबसे लंबा हमारा ये चैप्टर हुई है जिसको पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा बोरियत जो है वो आ जाती है। तो इसको रिपीटेडली रिवाइज करने के लिए हम आज इसके आधे टॉपिक्स जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट अगर हम देखें तो ये हमारी पूरी की पूरी इंडिया के यूनियन गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है वो होती है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन का मतलब है कि इनके द्वारा लॉज वगैरह जो है वो बनाने का काम पार्लियामेंट को दिया गया है। और इंडिया के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की सेंट्रल पोजीशन जो है वो पार्लियामेंट को दी हुई है। ऑल्दो हमारे इंडिया के अंदर हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो है वो नहीं फॉलो करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सेंट्रल पोजीशन जो है वो हमारी पार्लियामेंट की है। देन नेक्स्ट आता है कि ये जो हमारा पार्लियामेंट है वो हमने किन से इंस्पायर होके जो है वो बनाया है। तो ये हमने ब्रिटेन के मॉडल से इंस्पायर होके बनाया है, यूएसए से नहीं, क्योंकि यूएसए के अंदर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो फॉलो होता है, लेकिन ब्रिटेन मॉडल और इंडिया मॉडल के अंदर हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन में फॉलो करके हम चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स से जो है वो हमारे पार्लियामेंट के प्रोविजंस जो हैं या पावर जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव की है। तो वो हमारे आर्टिकल नंबर 79 से 122 है। पार्ट 5 के अंदर जो है ये आता है। पार्ट 5 हमारा जो है वो पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे प्रोविजंस जो है वो पार्ट 5 के अंदर हैं। और पार्लियामेंट कैसे ऑर्गेनाइज होता है, उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उसकी ड्यूरेशन रहती है, उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, या फिर हमारे लॉज का जो एनैक्टमेंट का प्रोसीजर है वो क्या होता है, पार्लियामेंट के एमपीज़ के प्रिविलेजेस क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं, ये सभी जो है वो इस आर्टिकल नंबर 79 से 122 के अंदर मेंशन किया गया है। अब अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट एज अ होल उसके अंदर 3 पार्ट्स जो है वो हमारे हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली ईयर टू ईयर पूछा गया है कि पार्लियामेंट क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा है और राज्यसभा है। तो ऐसा नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा प्रेसिडेंट भी जो है वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही आते हैं। ये रिपीटेडली 4 to 5 टाइम क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो ये हमें याद रखना है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें रीज़न भी याद रखना होगा, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं है, वो एनालिटिकल बेस्ड भी है कि एग्जैक्टली अगर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट हैं तो वो क्यों है। वो इसीलिए है क्योंकि जो भी लॉ बनाया जाता है उसकी फाइनल असेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। अगर हाउस को, लोकसभा को या राज्यसभा को हमें बुलाना है या फिर उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो उसका सम्मान और प्रारूप भी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। दोनों को अगर सिर्फ लोकसभा को अगर हमें डिसॉल्व करना हो तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और जब ये दोनों हाउसेस जो हैं वो हमारे इन हाउस नहीं होते हैं और हमें कोई प्रोविज़न की या लॉ की ज़रूरत होती है तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे रोल जो हैं वो पार्लियामेंट के वो हमारे प्रेसिडेंट से होते हुए जा रहे हैं। तो इसी वजह से पार्लियामेंट के अंदर हमारे तीनों चीज़ें जो है वो होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों चीज़ ही जो है वो हमारे पार्लियामेंट का पार्ट है। अब ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये दोनों जो नेम्स हैं ये हम शुरुआत से यूज़ नहीं करते आ रहे। हमने ये पहले हम जो ब्रिटेन मॉडल के नेम थे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हम वही जो है वो यूज़ करते थे। लेकिन उसके बाद हमने इनको हिंदी नेम्स जो है वो यूज़ करना चालू करा, दैट इज़ द लोकसभा और द राज्यसभा। ये हम 1954 से जो है वो हमने यूज़ करना चालू किया। उससे पहले हम इनको पीपल ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जो है वो जानते थे। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो क्या है, उसके अंदर ये डिफरेंस है कि जो लोकसभा है वो इंडिया एज अ होल उसके सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वहीं अगर हम राज्यसभा देखें तो राज्यसभा जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, उनकी रीजनल डिमांड्स को रिप्रेजेंट करता है, उनको एक मौका देता है कि उनकी भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं
एज अ पार्लियामेंट से वो फुलफ़िल हो सके। तो लोकसभा और राज्यसभा इसी वजह से ये 2 चैम्बर्स जो है वो बनाए गए। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि इंडिया के अंदर, ब्रिटेन के अंदर और यूएस के अंदर कौन कौन से नेम्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन तीनों ही चीज़ों के लिए। तो अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो हम लोकसभा और राज्यसभा यूज़ करते हैं, और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो भी इसी का पार्ट होता है। देन ब्रिटेन के अंदर हम देखें तो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला था, तो दैट विल बी रॉन्ग। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो ब्रिटेन के जो पीपल को रिप्रेजेंट करता है वो हाउस ऑफ कॉमन है, और राज्यसभा के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। देन यूएस के अंदर अगर हम देखें तो जो पीपल को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और जो हमारे एज अ होल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स है, हमारी जो स्टेट्स के ग्रुपिंग्स है, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बना है। अगर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो सेनेट के अंदर होता है। तो हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा होता है इंडिया के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ब्रिटेन के अंदर, और यूएस के अंदर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। और यहाँ पे यूएसए के अंदर क्या फ़र्क होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन का पार्ट जो है वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है वो किया गया है। जबकि इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो दोनों ही जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक ही उसके पार्ट है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों ही इसका पार्ट जो है वो रहते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन सबसे पहले अगर हम राज्यसभा का देखें तो राज्यसभा के अंदर 250 मेंबर्स जो है मैक्सिमम लिमिट पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो फिक्स करी गई है करेंटली। उसके अंदर से 238 जो है वो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनाइटेड टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से हमारे इलेक्ट होके जो है वो आते हैं। वहीं जो अदर 12 मेंबर्स बचे वो नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, और बेस्ड ऑन सम आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इनके अंदर जिसकी भी एक्सपर्टीज़ होती है उनको हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, ताकि उनकी भी एक्सपर्टीज़ जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फील्ड में जो है वो हो सके। ठीक है। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स को जो है वो अपॉइंट किया हुआ है। ऑल्दो लिमिट 250 की है, लेकिन अभी हमने 5 सीट्स जो हैं उनके ऊपर किसी को भी अपॉइंट नहीं कर रखा है, यानी कि हमने उन्हें कंसिड्रेशन में नहीं लिया हुआ है, लेकिन हम 250 कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली 245 है, जिसके अंदर से 225 हमारे स्टेट से आते हैं, 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और 12 हमारे एक्सपर्ट्स हैं। ठीक है। 225 स्टेट से हैं, एक यूनियन टेरिटरीज से है, 12 जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। देन नेक्स्ट आता है कि अगर हमें राज्यसभा की सीट्स को एलोकेट करना है स्टेट के बीच में या फिर यूनियन टेरिटरी के बीच में, तो वो हमने फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया हुआ है कि कितनी सीट्स जो हैं, कितनी किस स्टेट को कितनी सीट्स जो है वो दी जाएंगी। ठीक है। अब यहीं अगर हम अमेरिका के अंदर देखें तो वहाँ पे सेनेट होता है। सेनेट के अंदर हमारे हर स्टेट को फिक्स सीट्स जो है वो दी हुई हैं, दैट इज़ 2। लेकिन इंडिया के अंदर हमारे पास जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से करी हुई है। लेकिन वहीं अगर अमेरिका के अंदर देखें तो हर एक स्टेट को 2 सीट्स जो है वो दी हुई है। अब एक चीज़ और आ जाती है कि हर एक यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा के अंदर सीट दी हुई है, और जो हमारी 5 यूनियन टेरिटरी बची उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ? क्योंकि यही जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उनको दी हुई है, यानी कि उनको खुद से लॉ मेकिंग पावर जो है वो उनकी स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर दी हुई है। तो इन तीनों यूनियन टेरिटरीज़ को राज्यसभा के अंदर सीट्स एलोकेट हुई हुई है। अब अगर हम देखें कि जो इनका सीट एलोकेशन है वो हमारा पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है, और इसी वजह से डिफरेंट सीट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स को दी जाती है बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन। ठीक है। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा सेंसस जो है वो यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन को मतलब
डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो प्रेजेंटली उस केक की है। तो हम प्रेजेंट पॉपुलेशन ना देख के हम 1971 का सेंसस के अकॉर्डिंगली जो उस टाइम पॉपुलेशन थी उसको देखते हैं। और ये इसीलिए किया गया था क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करी गई थी जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो कम हुई थी। और नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा आ गया था। तो सभी को सेम इक्वल पोजीशन पे रखने के लिए हमने 1971 का सेंसस जो है वो यूज़ किया था। अब 12 मेंबर्स हमने देख लिए कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और किसके फील्ड से होते हैं, वो आर्ट, लिटरेचर और साइंस के फील्ड से होते हैं। ये जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर है राज्यसभा के अंदर, ऐसा प्रोसीजर जो है वो अमेरिका के अंदर फॉलो नहीं किया जाता है। वहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि इस राज्यसभा में हमने देखा कि 225 मेंबर हमारे स्टेट से आ रहे हैं और 8 मेंबर्स हमारे जो है वो स्टेट से आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं। इसके अंदर जो ये मेंबर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, क्या वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है या फिर वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर लाइन बन सकती है कि राज्यसभा फॉलोज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो दैट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो भी इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस सिस्टम को जो है वो फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ में अगर हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देखें तो स्टेट्स के अंदर हम जो भी मेंबर्स होते हैं उनको, जो भी उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट करके कुछ लोगों को भेजा जाता है राज्यसभा के अंदर। यानी कि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं उनके द्वारा इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं होता है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनके द्वारा कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, और फिर वो लोग राज्यसभा में आके जो है उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर देखें तो यूनियन टेरिटरी के अंदर थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। वहाँ पे इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्मेट के अंदर है। स्टेट के अंदर हमने देखा डायरेक्टली मेंबर्स भेज रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉलो किया जाता है यूनियन टेरिटरी के अंदर, जहाँ पे एक पर्टिकुलरली इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्पेसिफिकली लोगों को राज्यसभा के अंदर अपॉइंट करने के लिए। और वो लोग जो हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोगों को सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ताकि वो राज्यसभा के अंदर जाके यूनियन टेरिटरी को प्रेजेंट कर सके। ऑल्दो ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये नहीं बताया कि कौन से लोग जो हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हमने कहा है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता है कि इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन लोग जो हैं वो उनको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कि राज्यसभा तो हो गया, अब लोकसभा देखते हैं कि उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं और कौन कैसे जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि लोकसभा के अंदर 550 मेंबर्स जो हैं वो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है कि 550 मेंबर्स टोटल जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब उसके अंदर से 530 सीट्स जो है वो स्टेट्स को दी गई हैं कि स्टेट के लोग आएंगे, और 20 सीट्स जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ को दी गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहले दो हमारे एंग्लो इंडियन मेंबर्स भी थे। उन दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को हमने जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है कि अब ये नहीं अपॉइंट किए जाएंगे। ये हमारे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और पहले इनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, अब उनको हमने हटा दिया है। ठीक है, अब ये 543 मेंबर्स हैं। जैसे कि हमने राज्यसभा के अंदर देखा था कि 250 मेंबर्स थे, उसके अंदर से सिर्फ 245 मेंबर्स जो है वो करेंटली हमारे रहते हैं। ऐसे ही हमारे लोकसभा के अंदर है कि 550 मेंबर्स थे, अब 545 मेंबर्स थे। 545 में से 2 हटा दिए गए हैं, दैट इज़ द एंग्लो इंडियन वाले। तो कितने बचे? 543 बचे। 543 में से 524 जो है वो हमने स्टेट्स को दिए हैं और 19 जो है वो हमने यूनियन टेरिटरी को दिए। अब इसके अंदर इलेक्शन सिस्टम अगर हम देखें कि कैसे ये लोग जो है वो अपॉइंट होके आते हैं हमारे, तो इसके अंदर हम जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हमारा डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि जो भी लोग लोकसभा के अंदर अपॉइंट होके आएंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है वो अपॉइंट करेंगे।
किस सिस्टम के थ्रू? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर देखें तो जो भी सबसे ज़्यादा वोट्स जो है इन कंपैरिजन टू दी अदर कैंडिडेट, जिसके भी ज़्यादा वोट्स होंगे उसको जो है वो अपॉइंट कर लिया जाता है। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और कोई भी पर्सन जो कि इंडिया का सिटीज़न है और उसकी एज जो है वो 18 से अबव है, वो इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर जो है वो वोट कर सकता है। राज्यसभा के अंदर हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्शन के अंदर, लेकिन लोकसभा के अंदर कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया जिसकी एज जो है वो 18 से अबव है, उन लोगों के द्वारा वोट जो है वो किया जा सकता है। यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्शन का सिस्टम जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या इलेक्शन सिस्टम जो है वो फॉलो होगा, ताकि वहाँ से लोग जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह चूज़ किए जा सके। तो पार्लियामेंट ने यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 के थ्रू ये प्रिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे भी डायरेक्ट इलेक्शन ही जो है वो फॉलो होगा, कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी के अंदर। यानी कि स्टेटमेंट ये बन सकती है कि यूनियन टेरिटरी के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन हुआ है कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो फॉलो होता है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर ऑल दो डायरेक्ट इलेक्शन फॉलो होता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं करी गई है। ये यूनियन टेरिटरी एक्ट 1965 के अंदर मेंशन करी गई है और इस पर्टिकुलर एक्ट को पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है। यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है एंड नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वहीं अगर हम स्टेट्स के लिए देखें तो ये इलेक्शन सिस्टम जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्ट मेंशन किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है यहाँ पे फॉलो किया जाता है वो कैसे होता है। लोकसभा के लिए स्टेट को जो है वो कुछ कॉन्सिक्वेंसीज के अंदर डिवाइड किया जाता है कि लाइक अगर ये एक स्टेट है तो उसके अंदर पॉपुलेशन वाइज की इतनी अगर पॉपुलेशन है तो यहाँ पे हम ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो डिवाइड कर देंगे और यहाँ से हर एक मेंबर जो है वो पॉइंट होके आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिवीजन के लिए हम एक प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करते हैं और वो प्रिंसिपल क्या है हमारा कि हमें एज अ होल इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है और पर्टिकुलरली स्टेट के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है। क्यों यूनिफॉर्मिटी? कि मतलब सभी लोगों को हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है और फिर भी हमने उसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दे दिया है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो हमने यूनिफॉर्मिटी जो है वो लेके आए हैं हम डिफरेंट स्टेट्स के बीच में भी और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन वन स्टेट के अंदर भी, कि एज अ होल हमें इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, और विद इन द स्टेट भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को यूनिफॉर्म प्रिंसिपल से ही रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी हम कैसे लेके आते हैं? ये हम पॉपुलेशन के बेसिस पे लेके आते हैं कि एज अ होल इंडिया की पॉपुलेशन क्या है और एज अ होल उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि किसको कितनी सीट्स जो है वो दी जाएंगी। अब ये जो पर्टिकुलरली एडजस्टमेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन या पूरी इंडिया की पॉपुलेशन एक समान रहेगी, वो हमारी चेंज जो है वो होती रहेगी। तो अगर हमें सीट्स को रीएडजस्ट करना होगा तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारा सेंसस जो है वो किया जाएगा और उस सेंसस के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा कि किस पर्टिकुलर स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है। तो अभी तक एज अ होल अगर हम देखें तो 4 बारी जो है वो डिलिमिटेशन किया जा चुका है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का कि एग्जैक्टली कितने बारी डिलिमिटेशन जो है वो किया जा चुका है। तो वो हमारा 4 बारी डिलिमिटेशन किया जा चुका है। डिलिमिटेशन का मतलब क्या है कि यही डिटरमाइन करना कि किसको कितनी सीट्स जो है वो दी जाएगी। अब ये पर्टिकुलरली डिलिमिटेशन का जो टास्क है वो किसको दिया गया है? तो ये टास्क जो है वो पार्लियामेंट को ही एम्पावर किया गया है कि उसके द्वारा डिलिमिटेशन जो है डिलिमिटेशन के लिए एक्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई थी, तो पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज़ करते हुए डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो लेके आए। इसके अंदर 4 बारी जो है वो अमेंडमेंट की जा चुकी है, चेंजेस लाए जा चुके हैं और सेंसस के थ्रू एडजस्टमेंट जो है वो की जा चुकी है। ठीक है, अभी लास्ट हमारा 2020 के अंदर होना था लेकिन वो नहीं हो पाया, तो इसी वजह से अब 2026 में जाके सेंसस जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अब करंटली अगर हम देखें कि किस बेस पे डिवीजन जो है वो हुआ है,
तो विद इन इंडिया अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर पूरी पॉपुलेशन वाइज हमने किस पर्टिकुलर स्टेट को कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो दी हुई है, तो वो हमने 1971 के सेंसस पे जो है वो डिवाइड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है ये हमने पहले भी देखा था कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ऐसी लाई गई थी जिसकी वजह से जो सदर्न कंट्रीज सदर्न स्टेट्स थी उनके द्वारा पॉपुलेशन लिमिटेड प्रैक्टिसेस जो है वो की गई थी, जिसकी वजह से नॉर्थ के कंपैरिजन में उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम थी। और अगर वो कम थी तो उन्हें सीट्स कम मिलती, तो ताकि उन्हें सीट्स नॉर्थ के इक्वली ही मिले, तो इसी वजह से 1971 के सेंसस को जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि उस पॉपुलेशन लिमिटेशन प्रैक्टिसेस से पहले का सेंसस था। तो इसी वजह से हम तब से यही यूज़ कर रहे हैं ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाए पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अब ये जो 1971 का सेंसस है, इसको हमने कब डिसाइड किया कि हम यही जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये पर्टिकुलरली जो लिमिट लगाई गई थी 42nd से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो लगाई गई थी। उसके अंदर ये कहा गया था कि टिल 2000 हम ही 1971 का सेंसस जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्थ और साउथ की इक्वल टर्म्स में नहीं आ पाई, तो इसी वजह से 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया फिर से 2001 के अंदर। और उसके अंदर कहा गया कि टिल 2026 हम ये 1971 वाला सेंसस ही जो है वो यूज़ करेंगे, जिसके द्वारा होल इंडिया के अंदर सीट्स जो है वो स्टेट्स के बीच में डिवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ये इसीलिए करी गई ताकि पॉपुलेशन लिमिटेशन मेजर्स जो हैं वो लिए जाए और उसको डिस्करेज ना किया जाए किसी भी स्टेट के अंदर। अब अगर हम दूसरा देखें कि विद इन द स्टेट जो सीट्स हैं वो कैसे डिवाइड की जाती है, तो विद इन द स्टेट अगर हम देखें तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू हमने कहा कि सेंसस 1991 के अकॉर्डिंगली जो भी स्टेट पॉपुलेशन आई है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे कि एक स्टेट के अंदर कितनी कितनी पॉपुलेशन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बनाई जाएगी। तो विद इन द स्टेट हम 1991 का सेंसस जो है वो हमने 2001 तक जो है वो यूज़ किया। लेकिन फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाई गई, जिसके द्वारा हमने डिसाइड किया कि हम 2001 का सेंसस जो है वो यूज़ करेंगे स्टेट की पॉपुलेशन जानने के लिए कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, और उसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी फिक्स कर दी गई है एक पर्टिकुलर स्टेट की, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को हम उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन दी 2001 सेंसस। ठीक है, अब यही पर्टिकुलरली जो सेंसस है 2001, ये हम SC एंड ST की जो सीट्स रिज़र्व करनी होती है वो भी हमने सेंसस 2001 तक ही जो है वो हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं कि सेंसस 2001 के अकॉर्डिंगली जो भी पॉपुलेशन है SC और ST की, उसके बेसिस पे उनको सीट्स जो है वो रिज़र्व करके देंगे। ये हमने 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो यूज़ किया था और कहा गया था कि ये हम 2020 तक जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हम इंडिया के लिए 1971 का सेंसस जो है वो यूज़ करते हैं, और जो विद इन द स्टेट है उसके लिए हम 2001 का सेंसस जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि सेंसस 2006 होने वाला है, तो उसके बेसिस पे जो भी होगा उसके रिगार्डिंग हम स्टेट्स को या फिर विद इन द इंडिया को जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिवाइड करेंगे या फिर नंबर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो ये था हमारा कॉम्पोजिशन लोकसभा का और राज्यसभा का। अब हम जो इलेक्शन सिस्टम हमने देखा था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो जो पहला सिस्टम है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस पर्टिकुलरली सिस्टम को जो है वो लोकसभा इलेक्शन के अंदर ही यूज़ किया जाता है, और इसके बेसिस पे जो हर एक स्टेट है उसको कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। कि एक स्टेट है उसके अंदर हमने 1971 नहीं, हमने 2001 का जो सेंसस है उसके बेसिस पे हम उनको जो है वो डिवाइड करेंगे कि उसकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसको कितनी सीट्स जो है वो मिलेंगी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मेंबर जो है वो अपॉइंट करा जाएगा। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हम फॉलो करते हैं। पहले हमने जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे 2 इलेक्शंस हुए थे, 2 इलेक्शंस के अंदर हमने डबल कॉन्स्टिट्यूंसी वाला जो सिस्टम है, मेंबर वाला कॉन्स्टिट्यूंसी का सिस्टम है, वो हमने जो है वो फॉलो किया था।
2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर क्या होता था कि हम एक पर्टिकुलरली सीट जो है वो हमारे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर्स हैं उनके लिए रिजर्व करते थे, और एक हमारे जनरल सीट के लिए होता था। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 मेंबर होते थे, एक हमारे रिजर्वेशन वाले और एक हमारे जनरल वाले। लेकिन उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो है वो हमने एब्रोगेट कर दिया और हम एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही सिस्टम जो है वो लेके आए। ठीक है। अब इसके अंदर हमने पहले भी देखा था कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो भी मेंबर, जिसको भी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट जो है वो आता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट कर लिया जाता है। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि हम फॉलो कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सिस्टम का डीमेरिट क्या है? डीमेरिट यही है कि ये पूरे के पूरे होल इलेक्टोरेट को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी अगर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मेजॉरिटी में जो है वो रह रही है अदर देन अदर कम्युनिटी, ठीक है, और अगर उस पर्टिकुलर मेजॉरिटी कम्युनिटी ने एक पर्टिकुलर अपने ही कम्युनिटी के मेंबर को वोट कर दिया तो वो जीत जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेजॉरिटी सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और वहीं अगर कोई एक माइनॉरिटी कम्युनिटी भी रहती हो वहाँ पे, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी और पर्सन को वोट किया हो और वो हार गया हो, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनका जो भी इलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी विन कर जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और वही पर्सन अपॉइंट हो जाएगा जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे इस सिस्टम का यही मेरिट है, ये मेरिट है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका जो भी व्यू पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन है, वो यहाँ पे शोकेस नहीं होगा इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो क्या है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हम कहाँ फॉलो करते हैं? हम राज्यसभा के अंदर फॉलो करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके अंदर भी हम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ही जो है वो फॉलो करते हैं। हम लोकसभा के अंदर इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने में, और इस वजह से भी ये फॉलो नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी जो है वो रहती है पार्टी सिस्टम की वजह से। मेंबर्स जो है वो डिफेक्ट कर सकते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक अगर वो काफ़ी सारे नंबर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। और इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से हम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर बाई इलेक्शन का जो है वो कोई स्कोप नहीं है, हम नहीं करा सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। तो इसी वजह से हम ये लोकसभा के अंदर नहीं यूज़ करते हैं। इसका डीमेरिट ये भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से माइनॉरिटी थिंकिंग भी जो है वो प्रमोट होती है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिफरेंट कैंडिडेट्स को रैंकिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और उस रैंकिंग के थ्रू वो वोट भी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, उसको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को लोकसभा के अंदर अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसकी वजह से पार्टी सिस्टम भी जो है उसकी सिग्निफिकेंस भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इसी वजह से हम इसको लोकसभा के अंदर फॉलो नहीं करते हैं। अब इसको हम राज्यसभा के अंदर इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के डिफेक्ट्स है वो हमारे रिमूव हो जाते हैं, और सभी सेक्शंस जो भी डिफरेंट सेक्शन है उनको अपनी एक रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के फॉर्म में मिल जाती है। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है और एक लिस्ट सिस्टम है। हम लिस्ट सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ही जो है वो फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है कि हमारी ड्यूरेशन जो है वो क्या रहती है लोकसभा और राज्यसभा की। तो ड्यूरेशन अगर हम देखें तो लोकसभा के अंदर हमारा 5 ईयर टर्म जो है वो फिक्स्ड है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो है वो मेंशन किया गया है। 5 ईयर के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो लोकसभा जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। और 5 ईयर से पहले भी प्रेसिडेंट जो है वो एनी टाइम इसको डिज़ोल्व कर सकता है, और इस डिज़ोल्यूशन को प्रेसिडेंट के द्वारा जो किया जाता है बिफोर द 5 ईयर टर्म, इस पर्टिकुलर डिज़ोल्यूशन को कोर्ट के अंदर भी जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि आपने ये डिज़ोल्यूशन जो है वो क्यों किया है। अब लोकसभा जो है क्या उसको 5 ईयर टर्म से कभी भी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता? तो किया जा सकता है। इसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए,
और ये तभी किया जाएगा जब पार्लियामेंट के द्वारा ये अप्रूव किया जाएगा कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और अगर इमरजेंसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, उस इमरजेंसी के 6 महीने बाद तक ही जो है ये लोकसभा एक्सटेंड हो सकती है, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं हो सकती। उसके बाद आपको री इलेक्शन जो है वो कराना ही होगा। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है वो एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है हमारा, यानी कि ये कभी भी पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं होता है, परमानेंट बॉडी जो है ये बनी रहती है। यहाँ पे जो रिटायरमेंट का सिस्टम है, यानी कि अगर ये डिसॉल्व ही नहीं होगा तो और अदर मेंबर्स जो है वो कैसे आएंगे। तो और अदर मेंबर्स को लाने के लिए इसके अंदर हमने एक सिस्टम बनाया है कि जो टोटल मेंबर्स है उसमें से 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल के अंदर जो है वो रिटायर हो जाएंगे। हर 2 साल के अंदर रिटायर होंगे। तो जब पहली बारी जो भी रिटायरमेंट हुई होगी उसका कैसा प्रोसीजर हुआ होगा, तो वो प्रोसीजर जो है वो हमारा जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो बताया गया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो बताया गया था कि क्या रिटायरमेंट ऑर्डर जो है वो रहेगा। तो फर्स्ट टाइम जो हमारा रिटायरमेंट हुआ था 1952 के अंदर, वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि कौन सबसे पहले जो है वो रिटायर होंगे। और उसके लिए उन्होंने अपना एक राज्यसभा ऑर्डर 1952 का जो है वो दिया था, जिसके बेसिस पे लोग जो है वो रिटायर हुए थे सबसे पहली बारी। फिर फ्रेश इलेक्शंस जो है वो हर तीसरे साल जो है वो किए जाते हैं इस ईयर के एंड के बाद, कि कौन से लोग जो है वो अब नए अपॉइंट होके आएंगे। नए अपॉइंट के लिए हमने पहले ही देख लिया कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वही डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर हमारे स्पेसिफिक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, जिसके थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन के सिस्टम के थ्रू लोगों को अपॉइंट जो है वो किया जाता है राज्यसभा के अंदर। अब जो भी मेंबर रिटायर हो रहा है वो एलिजिबल है कि वो वापस से री इलेक्ट होकर आ सकता है या फिर रीनॉमिनेट होकर आ सकता है। रीनॉमिनेट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 12 मेंबर्स जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। अब ये जो टर्म है राज्यसभा की, वो अगर देखें तो इसका मतलब 6 साल का टेन्योर जो है वो हमारा रहता है। लेकिन ये जो 6 साल का टेन्योर है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, अनलाइक दी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का जो टेन्योर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 ईयर्स का मेंशन किया गया है। लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर हमारा जो टर्म है वो पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा कि राज्यसभा का टेन्योर क्या होगा। तो पार्लियामेंट के द्वारा आरपीए एक्ट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके थ्रू हमने ये जो टेन्योर है उसको फिक्स किया कि उसका टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स का रहेगा। और इस पर्टिकुलर टर्म को प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो कर्टेल किया जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा उसको कम भी जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि अगर कोई भी मेंबर हमारा अपॉइंट किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या क्वालिफ़िकेशन जो है उस पर्टिकुलर पर्सन की रहेगी कि उसको हम एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर उसको इलेक्शन लड़ना है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्शन लड़ना है तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन जो है वो होनी चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली जो है वो मेंशन करी गई है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होगी। तो सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन है कि वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लड़ सकता है, इलेक्शन के अंदर एज अ मेंबर बन सकता है। दूसरा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके सामने उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को एक ओथ जो है वो लेनी होगी इवन बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, कि मैं ये ओथ लेता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपना ट्रू फेथ मेंटेन करके रखूँगा, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करूँगा, और जो इंडिया की सोवरेन पावर्स है उसको अपहोल्ड करूँगा, उसको अपने हैंड्स में नहीं लूँगा। तो अगर ये ओथ अगर वो लेता है तो ही वो कैंडिडेट बन के इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। तीसरी कंडीशन आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मेंशन करी गई है कैंडिडेट के लिए, कि उसको अगर लोकसभा के अंदर इलेक्ट होना है तो उसकी जो एज है वो हमारी 25 होनी चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा देखें, मतलब 25 या 25 से ज़्यादा, और अगर राज्यसभा के अंदर इलेक्ट होकर आना है तो उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा या 30 ईयर्स जो है वो होनी चाहिए। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया कि पार्लियामेंट भी डिसाइड कर सकता है कि कोई अदर क्वालिफिकेशंस जो है वो एक कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए क्या, ताकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सके। तो पार्लियामेंट को भी पावर दी गई है कि उसके द्वारा भी कुछ क्वालिफिकेशन डिटरमाइन की जा सकती है।
तो पार्लियामेंट के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस जो है वो उनके द्वारा डिसाइड करी गई है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एज अ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना है तो उसको क्या क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे उसको एज ए इलेक्टर जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि उसके पास वोटर आईडी कार्ड जो है वो होना चाहिए। तभी वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। पहले ऐसा होता था कि अगर राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है तो उसी सेम कॉन्स्टिट्यूंसी का उसको मेंबर होना चाहिए था, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन को हमने 2003 के अंदर जो है वो रिमूव कर दिया कि वो इंडिया की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो राज्यसभा के अंदर जो है वो एलिजिबल होगा अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर है और वहाँ का उसको इलेक्टर कार्ड जो है वो मिला हुआ है। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ का है, वो कहीं से भी जो है वो लड़ सकता है। और इस कंडीशन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपील किया गया था 2006 में कि हाँ कोई भी जो है वो लड़ सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि जो हमारे स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के मेंबर है जिनके लिए हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई है, तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी मेंबर जो कि स्केड्यूल कास्ट के स्केड्यूल ट्राइब का है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो वो किसी भी दूसरी स्टेट की रिजर्व सीट से जो है वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन। दूसरा आता है कि जो हमारे स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब है, क्या वो जनरल सीट से नहीं लड़ सकते, तो वो वहाँ से भी लड़ सकते हैं। तो ये भी जो है वो एक प्रोविज़न है कि हमारा जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं और किसी भी स्टेट की किसी भी रिजर्व सीट से जो है वो लड़ सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली कंडीशन है ये दोनों, और ये जो है वो हमारी RPA एक्ट 1951 के अंदर जो है वो मेंशन की गई। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन का, कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अ, ये चीज़ें अगर उसने कर रखी है तो उसको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का कोई हक जो है वो नहीं रहेगा। तो वो क्या मेंशन है डिस्क्वालिफिकेशन, और ये कहाँ मेंशन है डिस्क्वालिफिकेशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो मेंशन है। तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ये स्टेटमेंट जो है वो लिख दी जाती है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अकॉर्डिंग टू RPA एक्ट 1951। तो ये स्वैप करके जो है वो प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट आ जाएगी कि ये वाली जो है वो RPA ने बोली और ये वाली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली है और कौन सी RPA ने जो है वो बोली है, ठीक है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है। उसके अंदर उसने बताया कि अगर कोई भी पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहा है तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ एक्सेप्शन दी है कि अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है, वो हमारे इस पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जो है वो एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा कोई भी अगर ऑफिस पार्लियामेंट के द्वारा एग्जाम किया गया है तो वो भी हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा। तो अगर कोई यूनियन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर है करेंटली तो वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। या फिर कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड है उसका और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस वो भी इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकता है। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है वो भी नहीं लड़ सकता। अगर कोई इंडिया का सिटीज़न नहीं है तो वो भी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और अगर किसी ने कोई और सिटीज़नशिप एक्वायर कर ली है तो वो भी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये पर्टिकुलरली डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करी गई है। और ये जो RPA एक्ट है 1951, इसके द्वारा ये कुछ क्वालिफिकेशन मेंशन करी गई है और कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन करी गई है। तो ऐसी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हमारी RPA एक्ट 1951 के द्वारा भी मेंशन करी गई हैं कि कौन से कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन ये पाया जाता है कि वो सोशल क्राइम्स प्रैक्टिस कर रहा है लाइक डाउरी वगैरह, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, इससे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। या फिर कोई वो ऐसी प्रोपेगेंडाइजिंग रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रीच कर रहा है और उसको उसके लिए पनिश किया गया तो वो भी जो है वो नहीं लड़ सकता है। अगर कोई भी पर्सन इलेक्शन ऑफेंसेस के लिए गिल्टी फाउंड किया गया है, यानी कि कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यूज़ कर रहा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, वो भी हमारा इससे एग्जेम्प्ट रहेगा। या फिर कोई पर्सन जो है किसी ऑफेंस के अंदर उसको कन्विक्ट कर दिया गया है, यानी कि प्रूफ कर दिया गया है कि वही गिल्टी है और उसकी वजह से उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए, तो वो भी जो है वो इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकता है। या फिर ऐसा पाया गया है कि वो एनमिटी जो है वो फैला रहा है 2 ग्रुप्स के अंदर, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, तो वो भी जो है वो नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी को रखा गया है तो वो जो पर्सन है
उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, वो एलिजिबल रहेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। देन आता है कि अगर उसने इलेक्शन का एक्सपेंस जो है उसका काउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया है तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्ट के गया, उसके अंदर उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और या फिर किसी गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जिसके अंदर वो मैनेजिंग एजेंट है या फिर डायरेक्टर है, उसके अंदर अगर उसका इंटरेस्ट है तो भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और या फिर अगर उसको गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस किया गया है तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये हमारी RPA एक्ट 1951 के अंदर मेंशन करी गई है। अभी तक वो कैंडिडेट जो है वो MP नहीं बना है, वो इलेक्शन ही लड़ रहा है, उस टाइम पे उनको इन मोड्स ऑफ हमारे प्रोविजंस पे उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा कि वो इलेक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो ये डिस्क्वालिफिकेशन है कि ये पर्सन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इस चीज़ का डिसीज़न जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है। और प्रेसिडेंट खुद तो देखने नहीं जाएगा, उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जाएगी, ओपिनियन प्रोवाइड किया जाएगा किस पर्सन को जो है वो हमें डिस्क्वालीफाई करना है। तो इलेक्शन कमीशन उनको ओपिनियन प्रोवाइड करेगा और उनको डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनको जो है वो अगर वो अपॉइंट होके आ गए हैं तो पार्लियामेंट के अंदर एंट्री कर गए हैं, उसके बाद भी क्या ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और अगर वो हो सकते हैं तो वो कौन से ग्राउंड पे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।